नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आमतौर पर लोग धूप से बचने की कोशिश करते हैं, सड़क किनारे चलते हुए भी छांव ढूंढते हैं, लेकिन हमारी यही आदत हमें अनजाने में ही सही एक बड़ी मुसीबत की ओर ढकेल रही है, जिसका असर तुरंत तो नहीं लेकिन उम्र बढ़ने के साथ नजर आने लगता है। अब आप सोचेंगे कि धूप से इस परेशानी का आखिर रिश्ता क्या है। दरअसल ये दिक्कत है मेमोरी लॉस की, जिसकी मार उम्र बढ़ने के बाद पड़ती है। अमेरिकन रिसर्च कहती है कि अगर आप धूप नहीं लेते हैं तो शरीर में विटामिन डी की कमी तेजी से होने लगती है और इसके बाद डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का खतरा 33% तक बढ़ जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि पूरे साल सूरज की भरपूर रोशनी से आबाद हमारा देश और देश की बड़ी आबादी विटामिन डी की कमी से जूझ रही है। आंकड़े कहते हैं कि ये संख्या भारत में अभी 49 करोड़ है जो कि विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन ये तेजी से बढ़ रही है। धूप से बचने के पीछे हम एक हद तक शहरी कल्चर को जिम्मेदार कह सकते हैं, जिसमें लोगों की जीवन शैली में लेट से उठना और अपने स्किन की ज्यादा परवाह करना सेहत की बजाय बड़े फैक्टर्स में शामिल है। बेशक हमें यूवी किरणों से बचना चाहिए, लेकिन सुबह का जो कुदरती खजाना इन किरणों के रूप में मिलता है उसे लेने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सुबह की धूप के वो कीमती 10 से 15 मिनट ले लेते हैं तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं और विटामिन डी की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। आज इसी कॉमन प्रॉब्लम पर हम विशेषज्ञों से खास चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिसर्च क्या कहती है जरा उस ग्राफिक्स के जरिए उस पर नजर डालते हैं। तो दुनिया के 100 करोड़ लोगों में इस वक्त विटामिन डी की कमी है। भारत की बात करें तो भारत में यह संख्या 49 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कि बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा हम देखें कि 31% बच्चे और युवाओं में विटामिन डी की कमी नजर आ रही है। जो फैक्टर्स हमने आपको गिनाए इसकी वजह से धूप की कमी से बच्चों में भी इस तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, जो कि सीधा याददाश्त से जुड़ी हुई है, आपकी मेमोरी से जुड़ी हुई है और रिकेट्स जैसी बीमारी बच्चों को इससे हो सकती है। तो बच्चे हों, युवा हों और बुजुर्गों की हमने बात की, और खासतौर पे विंटर सीजन है तो सर्दियों में 57% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। इसके अलावा गर्मियों की बात करें तो 51% लोगों में विटामिन डी की कमी देखी जाती है। तो ये वो आंकड़े हैं जिसके जरिए हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये खतरा बढ़ रहा है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में जो हम बात करें डिमेंशिया का खतरा वो ज़्यादा है। और चलिए अब चर्चा की हम आगे शुरुआत करते हैं और हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय उनका मैं करा दूं। डॉक्टर मनन गुजराती साहब हैं, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी हैं फोर्टिस अस्पताल कल्याण में, मुंबई में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मनन। इसके साथ जानी मानी डाइटिशियन दिव्या गांधी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत दिव्या आपका भी ईटी नाउ स्वदेश में। और डॉक्टर कौस्तुभ महाजन हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं न्यूरोलॉजिस्ट SL रहेजा हॉस्पिटल मुंबई में। डॉक्टर कौस्तुभ आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर कौस्तुभ मैं आपके पास आना चाहूँगा, और ये रिसर्च है वो चिंताएं बढ़ा रही है, क्योंकि एक तो इस समय विंटर सीजन है, लेकिन उसके बावजूद जो आंकड़े कह रहे हैं कि 49 करोड़ लोग अगर भारत में विटामिन डी डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं तो ये वाकई चिंता की बात है। और जो इसका कनेक्शन बताया जा रहा है इस रिसर्च में कि ये हमें धीरे धीरे ही सही लेकिन एक अनजान खतरे डिमेंशिया की तरफ ले जाता है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और अगर ये खतरा है तो आखिर इसकी वजहें क्या है? किस तरह से विटामिन डी की कमी हमारे मेमोरी पर असर डालती है? तो विटामिन डी, जिसे हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, ये न्यूरोलॉजी के एस्पेक्ट्स में काफी इम्पोर्टेंट विटामिन है B12 के जैसे। ना सिर्फ ये मेमोरी प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, पर इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। और उसके साथ उसका काफी एक क्लोज कनेक्शन है वस्कुलर पैथोलॉजी, मतलब खून के नालियों को इंटैक्ट रखने में। फिर
ब्रेन में जो स्कैवेंजिंग एक्शन, मतलब इन सिंपल वर्ड्स जो कचरा जमा होता है प्रोसेसिंग में, उसको निकालने में जो एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन होता है उसमें, और तीसरा है इम्यूनिटी अच्छी रखने में। तो ये तीन चीजों के बेसिक्स पे हम बोल सकते हैं कि क्यों दिमाग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी में। मेनली एक तो है स्ट्रोक्स का रिस्क बढ़ सकता है। स्ट्रोक्स मतलब दिमाग के कुछ भाग जहाँ पे खून कम पहुंचता है, कोई कोई लोगों को ओवर द पीरियड कुछ सालों से धीरे धीरे ऐसे छोटे क्लॉट्स आते रहते हैं, जिसके वजह से आगे जाके उनको बैलेंस का प्रॉब्लम, मेमोरी का प्रॉब्लम, पेशाब के कंट्रोल में प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है। तो ये अगर स्टार्टिंग में ही हम पता करें और उसको रोके तो आगे का आपका फ्यूचर काफी डिफरेंट हो सकता है। दूसरी चीज है वस्कुलर पैथोलॉजी छोड़ के है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब अपनी जो प्रतिकार शक्ति है वो दो तरफ से खेल सकती है। एक तो कुछ बाहर के टॉक्सिन से हमें बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, पर कभी कभी ये मिसबिहेव करके अपने ही नॉर्मल सेल्स को डैमेज करती है। तो वो जो रेगुलेशन है इम्यूनिटी का कि बराबर काम करना चाहिए, उसमें भी वो काम करता है। काफी बीमारियां ऐसी है, डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें भी फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी इश्यूज आ सकते हैं, वो भी काफी बढ़ते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। और हमने ये भी देखा है कि विटामिन डी कंट्रोल में रखने से वो डिजीज काफी कंट्रोल में होता है। थर्ड होता है डिमेंशिया, जो बेसिकली उम्र के हिसाब से बढ़ता है। इसमें एक चीज मानना जरूरी है कि काफी दिन से अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी आपको, तो जो स्कैवेंजिंग एक्शन है, मतलब जो टॉक्सिन्स को निकालने की एक्शन है ब्रेन में, वो थोड़ी अफेक्ट होती है, और उसके वजह से फिर जो ब्रेन के नॉर्मल सेल्स है वो काम करना, स्पेशली हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी सेंटर है वहां पे काम करना कम होता है, जिसकी वजह से आगे जाके मेमोरी इश्यूज आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही और बड़ी विस्तार से आपने बताया कि आखिर किस तरह से कितना ज़रूरी है ये एलिमेंट, जिसकी वजह से ये विटामिन, जिसकी वजह से हम अनजाने में ही सही बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर मनन, जिस तरह के आंकड़े हैं और इन आंकड़ों से तो चिंता बढ़ती है, लेकिन अगर हम अपने शरीर को देखें तो विटामिन डी की वजह से जिन जिन चीज़ों पर असर पड़ता है उसमें सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है वो ये है कि हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को ये ख़ासतौर पे हड्डियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ज़रा इस पर आप रोशनी डालें, और क्या वाकई भारत जो है वो विटामिन डी के प्रति जो भी लोग हैं वो उनमें अवेयरनेस नहीं है, और आखिर वजह क्या देख रहे हैं जिसकी वजह से ये तादाद बढ़ती जा रही है? तो आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो हमारे बोन्स है, ये सारे बोन्स का जो कैल्शियम जमा करने का काम है, जो बोन में कैल्शियम डिपोजिशन है, कैल्सिफिकेशन, ऑसिफिकेशन प्रोसेसेस है, इसमें विटामिन डी बहुत अहम एक किरदार निभाता है। और अगर हमारे खाने में विटामिन डी की कमी हो तो जो रॉ मटेरियल है, जो कैल्शियम है, वो हमारे खाने में मौजूद भी हो तो भी हमारी हड्डियों में जमा हो नहीं सकता है। इसके चलते हमें हड्डियों में, बच्चों में देखा जाता है कि हड्डियों में कर्वेचर्स डेवलप हो रहे, डिफॉर्मिटीज डेवलप हो रहे, हड्डियां टेढ़ी हो रही है। और ग्रोन अप्स में देखा जाता है कि बैक पेन, नी पेन की तादाद बढ़ती ही जा रही है। एफर्ट टॉलरेंस पूरा कम होते जा रहा है, लोगों को इजी फटिगेबिलिटी महसूस हो रही है। उन्हें जो उनके लाइफ में प्लेजरेबल एक्टिविटीज है, जैसे स्पोर्ट्स है, ट्रैकिंग है, डांस है, वो कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ बॉडी पेन एंड पुअर परफॉर्मेंस। तो इन सारी चीजों के लिए लोग एक्सरेज कराते हैं, एमआरआईज कराते हैं, अक्सर वो विटामिन डी करना भूल जाते हैं। तो आई बिलीव दैट विटामिन डी इज अ वेरी क्रूशियल एंड अंडर डायग्नोस्ड कॉज, जिसका हमें ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में हमें सतर्क रहना जरूरी है। फिर आपने पूछा कि इसकी तादाद हम भारतीय लोगों में क्यों कम है, ऐसा हम अलग क्या कर रहे हैं जिस वजह से हम में कम है। तो आप नोटिस करेंगे, अगर विटामिन डी ऐसी चीज है, वो फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है, यानी इसका सेवन सिर्फ उस चीजों से होगा जिनमें पहले से चर्बी है। अगर नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन डी देखे जाए तो सबसे कॉमन सोर्सेज जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, जैसे कि फिश, मीट एंड सो ऑन। इसका जो कंजम्पशन वेस्टर्न कंट्रीज में, कॉकेशियंस में जिस मात्रा में होता है, अक्सर हमारे यहाँ लोगों को उतने ज्यादा नॉनवेज खाने की आदत नहीं होती है। दूसरा है सन एक्सपोजर। तो सन एक्सपोजर का ऐसा है कि ऑल्दो सनलाइट इटसेल्फ हमारे लिए विटामिन डी बना सकता है, पर कुछ मिसकंसेप्शंस है। जैसे कि अगर आप बॉडी सरफेस एरिया जो है वो 50 से 60% बॉडी सरफेस एरिया अगर सनलाइट से एक्सपोज्ड हो और कम से कम 20 से 30 मिनट एक्सपोज्ड हो, तो ही हमें सफिशिएंट विटामिन डी मिलता है। एक मिसकंसेप्शन पहले ये था कि लोगों को सुबह की धूप सेकनी चाहिए
जिससे यूवीबी सनरेज हमें मिले। लेकिन अक्सर क्या हो जाता है कि हमारी स्किन में मेलानिन है, यानी हमारी स्किन जो है उसको एक कुदरती गॉगल दिया हुआ है कुदरत ने। इस वजह से सन के जो रेज है, यूवीबी रेज है, वो पूरी तरह से स्किन के अंदर जा नहीं सकते हैं। तो हमें किसी भी कॉकेशियन यानी गोरे लोगों के सामने हमें ज्यादा देर धूप सेकना जरूरी है, वो भी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक, जब यूवीबी की जो एक सनरेज में तादाद है वो ज्यादा हो। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो जिन फैक्ट्स को लेकर शायद हमें जानकारी नहीं होती और उनको हमारे विशेषज्ञ, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो बता रहे हैं, उनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दिव्या जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। शहरी जीवन का मैंने जिक्र किया और हम देख रहे हैं कि जो फैक्टर्स हमने गिनाए कि एक तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम देर से उठ रहे हैं, तो हम हर चीज़ों के लिए हमारे पास बड़ा कम समय बच रहा है। तो साहब अब कौन जाए पार्क में या बाहर धूप में बैठने, पहले तो अपना काम निपटा लें। दूसरा ये कि लोग, हम रास्तों पे भी चल रहे हैं या बाहर भी निकल रहे हैं, तो हम एक बहुत सारे प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं और यही वजह है कि जितनी हमें मिलनी चाहिए धूप वो भी नहीं मिल रही। ऐसे लोगों को क्या आप कहेंगी? और इसके साथ ही खान पान से अगर इसको बैलेंस करना है तो फिर क्या तरीके हैं हमारे पास? दोनों चीजों के बारे में बताती हूँ। देखिए, जैसे आपने बताया, सबसे पहली चीज विंटर्स में क्या प्रॉब्लम होती है, जबकि लोग ज्यादा धूप सेकते हैं समर्स में विंटर्स से ज्यादा, लेकिन फिर भी हमारा एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी पूरी तरीके से कवर्ड होती है। जनरली हमारे हाथ और हमारे फेस के अलावा एंटायर बॉडी इज कवर्ड। अपार्ट फ्रॉम इट, जो यूवी रेज हैं वो हमारी स्किन तक इसलिए नहीं पहुंचती। अगर आप देखेंगे आजकल के जो लोग हैं उनके फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है। दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही स्किन टोन डार्क होता है, हमारी बॉडी का विटामिन डी प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब इसके ऊपर अगर आप देखें, आजकल जो डर्माटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं और जो स्किन केयर में बोला जाता है कि आपके फेस पे फ्रैकल्स आ रहे हैं तो हमें हर 4 घंटे में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, जो हमारी स्किन को तो बेटर कर रहा है लेकिन वो हमारे विटामिन डी लेवल्स को डिप्लीट कर देता है। अपार्ट फ्रॉम इट, फूड सोर्सेस की अगर हम बात करें तो जैसे कि डॉक्टर मनन ने बताया कि विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। हम जब भी विटामिन डी का कंजम्पशन करते हैं, चाहे हम डाइटरी फॉर्म में करें या सप्लीमेंट की फॉर्म में करें, अगर हम उसको किसी गुड सोर्स ऑफ फैट के साथ करेंगे तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। विटामिन डी ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ एनिमल सोर्स में है, प्लांट सोर्सेज में भी होता है, बट यस, प्लांट सोर्सेज बहुत कम है। सबसे पहले तो सोया प्रोडक्ट्स हो गए, जिसको हम रेगुलर नहीं कंज्यूम कर सकते क्योंकि इट इज अ गोइट्रोजन, और अगर कोई बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है तो उसको हाइपोथायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोया टोफू का कंजम्पशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, रेड बेल पेपर जो होता है, हमारी लाल शिमला मिर्च और मशरूम वेजिटेरियन फूड में बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। हम इसको किसके साथ लेंगे, या कोकोनट ऑयल के साथ लेंगे या किसी नट्स के साथ लेंगे, अ गुड सोर्स ऑफ गुड फैट, जिससे कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। एनिमल सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सोर्सेज में फैटी फिश जैसे कि सैल्मन हो गई या ट्यूना हो गई, दे आर वेरी गुड सोर्स। लिवर हो गया और मगज हो गया, दैट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। अब आती है, कई लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, सिंस देयर स्टिल देयर विटामिन डी इज नॉट गुड। उसका रीजन होता है विटामिन K2। हमारा विटामिन K2 क्या करता है, वो विटामिन डी को स्प्रेड करता है बॉडी के अंदर। अगर किसी का विटामिन डी इंक्रीज नहीं हो रहा है तो उसको विटामिन K2 लेना है। विटामिन K2 हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है। तो स्पेशली इन विंटर्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, विटामिन डी के सोर्सेज लेते हैं, अगेन आपकी बॉडी की बायोअवेलेबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन डी फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज विल इंक्रीज। रेस्ट, yes, one thing you need to make sure कि जब भी आप सन एक्सपोजर लें, आपका 50 to 60% ऑफ बॉडी शुड बी एक्सपोज टू सन। अगर आप अपना सिर्फ 10% बॉडी सन से एक्सपोज करेंगे तो आपका विटामिन डी नहीं बढ़ेगा। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है विटामिन डी डेफिशिएंसी का, पोल्यूशन।
बहुत ज़्यादा दिल्ली में खासकर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि यूवी रेज हमारी स्किन तक पहुंचती भी नहीं है। हमें बहुत स्क्रॉचिंग हीट ज़रूर कई बारी लगती होगी, लेकिन यूवी रेज ना पहुंचने की वजह से विटामिन डी प्रोडक्शन, विटामिन D3 टू बी वेरी प्रिसाइज, प्रोडक्शन इज जनरली डिप्लीटेड एंड इट हैज यस, इसी वजह से हमारे यहाँ पे दिल्ली में, इंडिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही और वाकई इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। डॉक्टर कौस्तुभ, ज़रा अगर हम बहुत स्पेसिफिक होकर डिमेंशिया को देखें तो ये बीमारी भारत में, आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, भारत में इस बीमारी का ट्रेंड आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से जो शुरुआती हैं लक्षण हैं वो नज़र आते हैं और तमाम टेस्ट से पहले वो कौन कौन से संकेत बॉडी देती है जिसके जरिए हम पहचान पाएंगे कि हम इस खतरे की ओर जा रहे हैं? ओके, तो डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अभी कोई डाउट नहीं है कि वो काफी बढ़ रहा है इंसिडेंस में अपने देश में। ओवरऑल कोविड में ही हमने देखा कि, और सबका कारण है, कोविड में भी हमने देखा कि ओपीडीज में समझो 20 पेशेंट्स में से पहले 2 पेशेंट्स आते थे, अभी 20 में से 7 या 8 पेशेंट्स डिमेंशिया के रहते हैं। एंड स्टैटिस्टिकली आल्सो द इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग। सो द रीजन इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रिवेंट डिमेंशिया, जो डिमेंशिया का जो प्रोसेस जब चालू होता है दिमाग में, उसके सिम्टम्स आने के पहले एटलीस्ट 40 साल पहले चालू होता है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। एंड यही रीजन है जिसके वजह से हम उसको पूरी तरह से रिवर्स नहीं कर पाते, क्योंकि वी आर वेरी लेट when we start the treatment because the condition has already advanced a lot. Now, what causes dementia? मतलब ये क्यों होता है और ये 40 साल पहले क्या हम कर सकते हैं समझने को कि हम उसको प्रिवेंट कर सके आगे। पहले तो ये समझो कि डिमेंशिया का इंसिडेंस बढ़ रहा है, उसका रीजन है एक तो क्योंकि हम विटामिन डी का बात करें तो विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन रिड्यूस द जो कचरा निकालने का काम है बराबर से दिमाग में, वो कम होता है। इसके वजह से वो जमा होते रहते हैं, फिर वो जो मेन कल्प्रिट है टाउ प्रोटीन्स वो बढ़ते जाते हैं और फिर ये एक डिस्ट्रक्शन होता है दिमाग में, जिसके वजह से फॉरगेटफुलनेस और ये सब चालू होता है। तो ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर टॉक्सिन रिमूवल, जिसमें विटामिन डी हेल्प करता है। सालों से काफी लोगों का विटामिन डी डेफिशिएंसी रहता है और फिर ये धीरे 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 वो टॉक्सिन बढ़ते जाता है और फिर इवेंचुअली सिम्टम्स आते हैं। बिफोर द सिम्टम्स कम एटलीस्ट 70-80% प्रॉब्लम एडवांस हो चुका होता है और फिर हमें ये सिम्टम्स आना चालू होता है। दूसरा चीज हमने देखा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रहा है वैसे वैसे हमारा मोबिलिटी कम होते जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम होते जा रहा है। उसके वजह से जो कोलैटरल सप्लाई या ब्लड सप्लाई जो दिमाग के सेल्स को होता है वो भी धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। उसकी वजह से भी ये जो क्लियरिंग है वो कम होता है टॉक्सिन्स का। ये सब कारणों की वजह से डिमेंशिया बढ़ते जा रहा है एंड वी आर सीइंग अ ट्रेंड वेयर इट इज इंक्रीजिंग। नाउ व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स? अनफॉर्चुनेटली 40 साल से अगर चालू हो गया है, क्या मुझे 20 साल पहले एटलीस्ट पता चलेगा? तो नहीं, यू विल बिहेव नॉर्मली। ओनली वंस द 80% डैमेज इज डन द सिम्टम्स विल स्टार्ट एंड दैट टाइम इट विल बी टू लेट। अर्ली सिम्टम्स फॉर डिमेंशिया वुड बी कि तुम चीजें भूल जा रहे हो इन द सेंस तुम रूम में जाते हो और तुम्हें पता नहीं चलता तुम क्यों रूम में गए हो। तुम्हें किसी ने कुछ बताया कि आज हमें इधर जाना है, तुम वापस पूछते हो कि तुम आज हम किधर जाने वाले। तो मेमोरी इश्यूज में, और वो भी रीसेंट मेमोरी इश्यूज में, बहुत लोग ये गलती करते हैं समझने में कि अरे इसका मेमोरी तो बहुत अच्छा है, इसको दूसरी में क्या हुआ वो भी याद है, इसको केजी में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या हुआ वो भी याद है, उसकी टीचर याद है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिमोट मेमोरी। और रिमोट मेमोरी इज समथिंग लाइक हार्ड डिस्क, वो हमेशा अच्छा रहता है। जो वर्किंग मेमोरी या जो कंप्यूटर में रैम होता है उसके हिसाब से वो उसमें गड़बड़ाना चालू होता है। सबसे पहले जो हिप्पोकैम्पस होता है जो वर्किंग मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ये विटामिन डी रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं जो टॉक्सिन निकालने का काम करते हैं। तो दिस रीसेंट मेमोरी में गड़बड़ जब आना चालू होता है तो उनको कल क्या हुआ परसों क्या हुआ वो याद नहीं रहेगा, लेकिन 10 साल पहले का सब याद रहेगा। तो दैट 10 साल पहले का याद डजंट मीन योर मेमोरी इज गुड। व्हाट इज रीसेंट मेमोरी, व्हाट इज वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज गॉन फर्स्ट। सो उसे आइडेंटिफाई करो
और अगर वो है तो डेफिनेटली जल्दी डॉक्टर को मिलो, कुछ टेस्ट करेंगे, और अगर उसमें कुछ डेफिशिएंसीज मिला तो उसको करेक्ट करना डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट है। पर ये सब चीजें पहले करना चाहिए, नॉट वंस द सिम्टम्स स्टार्ट। तो दैट्स एंड दैट टाइम यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स, तभी तुम्हें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। तभी इसके लिए रूटीन टेस्ट, रूटीन मॉनिटरिंग जो होते हैं, लैब टेस्ट, उसमें अगर कुछ मिला तो तभी का तभी करेक्ट करना जरूरी होता है। बहुत अहम बात आपने कही कि कहीं ना कहीं हमें एक अवेयरनेस इस बीमारी के प्रति बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर हमें देखना होगा। डॉक्टर मनन, जब हम देखते हैं कि आमतौर पर हमारे टेस्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है, तो डॉक्टर्स हमें विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं और बाकी कुछ हिदायतें देते हैं। ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, चाहे वो इंजेक्शन की शक्ल में दिए जाएं, चाहे टैबलेट्स के तौर पर दिए जाएं, ये कितना ज़्यादा असर डालते हैं? और क्या इनके अलावा, क्या ज़्यादातर लोग मान लेते हैं कि मैं विटामिन डी टैबलेट्स ले रहा हूँ या मैं इंजेक्शन ले रहा हूँ, या आजकल तो ओरल जो है लिक्विड फॉर्म में हैं वो भी मिलते हैं, तो ये वो कमी पूरी कर पाते हैं, या हमें अपने हैबिट में ये सनलाइट में जाना या बाकी चीज़ों की ओर, खान पान की ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा? तो ये काफी गहरा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है, अगर वो हमें आपके ब्लड टेस्ट में पता चलती है तो हम उसे ग्रेड करते हैं और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बताते हैं। पुराने जमाने में वो पाउडर अवेलेबल थे और गोलियां अवेलेबल थी जो हम दूध में डाल के लेते थे। फिर पता चला कि उनका जो एब्सॉर्प्शन है वो जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है, हमारे शरीर में वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं की जाती है। इसीलिए ये नया जो आया है, शीशी में 5 ml का विटामिन डी शॉट का टेक्नोलॉजी आया है, जिसे हम नैनो इमल्शन कहते हैं, और उसका एब्सॉर्प्शन के लिए शरीर की डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम निर्भर नहीं रहते हैं, वो अपने आप शरीर में आत्मसात हो जाता है। इस वजह से विटामिन डी का जो इंजेक्शन देने का जरूरत है वो काफी घट गया है। आप जो कह रहे थे कि जो हम धूप सेक के या डाइटरी सप्लीमेंट से जो हम विटामिन डी कॉम्पनसेट करें, वो कितना बेनिफिशियल है और कितनी अच्छी आइडिया है। तो जो एक आमतौर पर एक जिसका विटामिन डी ऑलरेडी नॉर्मल है या ज्यादा कम नहीं है, उन्होंने सन एक्सपोजर और डाइटरी सोर्सेज पे रिलाई करना चाहिए। उन्हें डाइटरी सोर्सेज से ही खाने में बदलाव करके अपना विटामिन डी बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपका विटामिन डी डेफिसिट है तो ये डेफिसिट हमारे आरडीए यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस से पूरा नहीं हो पाएगा। अक्सर मैं पेशेंट्स को ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए आपका जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, उतना ही आपके डाइट से कटेगा। जो मुद्दल कम है वो करने के लिए, डेफिसिट कवर करने के लिए हमें विटामिन डी सप्लीमेंटेशन तो जरूरी है ही। लेकिन विटामिन डी का काम क्या है? कैल्शियम एब्सॉर्ब करना। अगर आपका विटामिन डी काफी टाइम से कम होते होते एक लो लेवल पे पहुंचा है, इसका बाय एक्सटेंशन ये मीनिंग होता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा काफी कम है। और ये जो कैल्शियम की मात्रा कम है वो हड्डियों में से कम होती है, बिकॉज जो हड्डियां है वो हमारा सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है। शरीर में जो भी हम कैल्शियम लेते हैं वो पहले हड्डियों में जमा होता है, और जैसे हमें उसकी जरूरत पड़ती है वो उसमें से निकाल के इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपका कैल्शियम बहुत कम है, और वो कहाँ पे कम है? आपके हड्डियों में, जिसके चलते आपको फ्रैक्चर्स होने के रिस्क ज्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क ज्यादा है। तो विटामिन डी का सेवन आप कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ हमें कैल्शियम का सेवन भी करना चाहिए। और बाकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मैडम बता रहे थे, जिनका काम है विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम के साथ बाकी जगहों पे हमें फायदा देना, उनका भी सेवन, जैसे हो गया मॉलिब्डेनम हो गया, सेलेनियम हो गया, बाकी जो विटामिन है जैसे विटामिन सी, विटामिन K2-7, इनका सेवन के ऊपर भी हमें अच्छा ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। समय कम है डॉक्टर, आखिरी रिमार्क में दिव्या गांधी आपसे लूँगा। हालांकि डाइट की तो बहुत विस्तार से आपने बात बता दी, लेकिन एक जिज्ञासा है, मेरे ख्याल से आप उस पर रोशनी डाल पाएंगी कि क्या हफ्ते भर धूप ना लेने की कमी, एक दिन या छुट्टी वाले दिन सन बाथ लेना या पूरा दिन धूप में बिताना, अक्सर हम देखते हैं कि लोग बीच पे पूरे दिन पड़े रहते हैं, वैकेशंस में लोग जाते हैं, तो इस तरह क्या वो कमी पूरी कर पाता है? और ऐसे में जो डिहाइड्रेट होने की चुनौतियां हैं वो भी बरकरार हैं। देखिए, जैसे कि डेफिशिएंसी एक दिन में होती नहीं है, उसी तरीके से डेफिशिएंसी एक दिन में ठीक भी नहीं होती है। तो अगर आप ये सोचे कि आप हफ्ते में एक दिन विटामिन सनलाइट में बैठेंगे, मतलब महीने में 4 दिन, और आपकी डेफिशिएंसी ठीक हो जाएगी, तो वो बिल्कुल गलत है। इट इज अ प्रोसेस। आप कितनी देर धूप में बैठ जाएंगे? 1 घंटा या 2 घंटा? आपको रेगुलर बेसिस पे इस चीज का सेवन करना पड़ेगा। आप हफ्ते में 2 दिन स्किप कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 दिन सनलाइट से एक्सपोजर लेने से
आपका कभी भी विटामिन डी लेवल जो है वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अहम बात हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई और उम्मीद यही करते हैं कि इस पूरी चर्चा को बहुत गंभीरता से आपने देखा और सुना होगा, और जो भी बातें, जिन खतरों की ओर हमारे डॉक्टर्स ने इशारा किया और जो उपाय आपको बताए और जिन लक्षणों के बारे में आपको बताया, उन पर आपको गौर करना है। और सबसे पहले यही कि जब कुदरत ने इतना कीमती ख़जाना हमें दिया है तो हम अपने बिजी शेड्यूल या अपने कामकाज के चक्कर में इतना तो समय निकाल सकते हैं कि हम इस शरीर को, उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकें, जिसमें कोई ख़र्चा होने वाला नहीं है। और आप अगर इसे नहीं पूरा करेंगे तो खर्चा भी होगा, आपके शरीर में तमाम तरह की दिक्कतें पैदा होंगी, बहुत सी और समस्याएं पैदा होंगी। तो उससे बचने के लिए आपको इन चीज़ों पर गौर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दिव्या आपका, इसके साथ ही डॉक्टर मनन और डॉक्टर कौस्तुभ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।